हेलो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और इसमें सबसे फर्स्ट मेथड अपने को पढ़ना है फ्रॉम एल्केन। ठीक है, ये अपन ने 11th में पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन सिंपल सा मेथड है। CH4 के प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, CH3Cl और HCl। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड। लेकिन इस रिएक्शन को कभी भी अपन लैब के अंदर प्रीफर्ड नहीं करते, तो क्या कह देंगे अपन? नॉट प्रीफर्ड इन लैब। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ से हमारे को बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती है। मिक्स प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। और कौन कौन से मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं भाई? तो जैसे अपन ने CH4 के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, तो फर्स्ट तो हमारे को ये मिलेगा CH3Cl प्लस HCl निकल जाएगा। लेकिन वापस से जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होगी, फिर से क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करने वाली होगी, तब ये अलग अलग स्टेप के अंदर हमारे को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलेगा, जो अपन ने 11th में और डिस्कस कर रखे है ना। क्लोरोफॉर्म भी बनती है और साथ में फिर से रिएक्शन करती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक जाकर ये रिएक्शन स्टॉप होती है। तो केवल एक प्रोडक्ट नहीं मिलता हमारे को, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हमारे को क्या मिलती है, और मिक्सचर मिलता है। इसलिए अपन इस रिएक्शन को लैब के अंदर प्रिफर्ड नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर अपने को इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछे तो उस कंडीशन में हेलो एल्केन्स अपन इस एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपन इस क्लोरीन को और अपन एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के अंदर इसको प्रोसीड करवा सकते हैं। मैकेनिज्म कौन सी कहेंगे अपन? तो इसमें कहेंगे अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखी है। और जिन बच्चों को याद नहीं आ रही है 11th क्लास की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो भैया वहाँ पर जाकर और आप बुक में देखा, सर्च करना, फिर भी नहीं आए तो फिर बताएंगे। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उसको सॉल्व करना देखें। क्वेश्चन क्या होगा? तो आपको पूछेंगे CH3 CH2 CH3 और अपने को HNu की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाना है। मान के चलो कि अपना ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये कंट्रोल्ड और कंडीशन में हो रहा है, और क्लोरीन को अपन ने 1 मोल ही ले रखा है। तो उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा हमारे को? CH3 CH3 या तो ये मिलेगा 2 डिग्री, है ना। और एक चीज़ और मिल सकती है CH3 CH2 CH3। इसको मैं नीचे खिसकाता हूँ, 1 मिनट। और ये CH2 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा क्लोरीन। ये मिल गया अपने को 1 डिग्री। विच वन इज़ मेजर, विच वन इज़ माइनर? इट इज़ डिसाइडेड बाय सेट जेफ रूल, है ना, अपन ने पढ़ रखा पहले से। तो 2 डिग्री मेजर बनेगा और 1 डिग्री माइनर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कौन मेजर बनता है, कौन अपने को माइनर बनता है। तो अपने को ध्यान रखना है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर से अपन फाइंड आउट करते हैं। याद आ जाएगी बात? अब यहाँ पर हमारे को एक एक्सेप्शन याद करना है, और वो एक्सेप्शन कौन सा होगा? तो जैसे हमारे को कहा कि CH3 CH और यहाँ लगा दिया मैंने CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा? तो यहाँ पर हमारे को देखो 3 तरीके के कार्बन नज़र आ रहे हैं। 3 डिग्री नज़र आ रहा है, 2 डिग्री नज़र आ रहा है और 1 डिग्री नज़र आ रहा है। याद रह जाएगी बात? अब बताओ, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो कितने तरह के कार्बन हो गए? 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और ये कौन सा डिग्री हो गया? 1 डिग्री कार्बन। अब इसके ऊपर कहेगा कि इस रिएक्शन को HNu और क्लोरीन की रिएक्शन के साथ, HNu की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ। तो देखो कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं, और मेजर कौन सा बनने वाला है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो मैं एक तो 3 डिग्री का बना देता हूँ और एक 1 डिग्री का बनाता हूँ। देखो 3 डिग्री का प्रोडक्ट अगर बनेगा तो कैसा बनेगा? CH
CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या लगा देंगे अपन क्लोरीन। तो ये कौन सा हो गया 3 डिग्री, और एक 1 डिग्री का बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा दिया, ये CH है, ये CH3 यहाँ 2 और CH2 CH3। ठीक है भाई, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया अपना 1 डिग्री। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो भैया 3 डिग्री माइनर होगा और मेजर कौन सा होगा 1 डिग्री। तो अपने को ये लगेगा कि ये तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी ये अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्लोरीन जो है वो किस कार्बन को सेलेक्ट करेगा अपनी रिएक्शन के लिए, और कार्बन को सेलेक्ट करने के बाद में भी रिएक्टिविटी की चांसेस कहाँ पर ज़्यादा है। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन के 1 2 और 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 है 3 6 3 9, तो 9 पॉसिबिलिटी है क्लोरीन की इसके ऊपर रिएक्शन करने की। और 3 डिग्री कार्बन पर पॉसिबिलिटी कितनी है, एक बार पॉसिबिलिटी है। तो एक क्लोरीन अगर जाएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जबकि यहाँ पर कितने हैं 9 कार्बन है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई, यानी कि क्या हो गई रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा हो गया, है ना। सेलेक्टिविटी तो है, सेलेक्टिविटी तो यही रहेगी, लेकिन रिएक्टिविटी क्या हो गई, तो रिएक्टिविटी रेशो बढ़ गया। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज़ मेजर और 3 डिग्री इज़ माइनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, बहुत पूछते हैं बोर्ड के अंदर। तो हमारे को रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों को साथ में लेके चलना और उससे अपने का आंसर निकालना है। याद रह जाएगी बात, ये 1 डिग्री मेजर और 3 डिग्री माइनर क्यों है ये भी अपन ने और डिस्कस किया। याद रह जाएगी बात, पॉज करके उतार लो। क्लोरीनेशन के बाद में चलते हैं अपन ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन कैसा होगा, सेम एज क्लोरीनेशन, जैसा और क्लोरीनेशन में हुआ वैसा का वैसा ब्रोमिनेशन होगा। तो अपन क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ, सेम वे एज क्लोरीनेशन, जैसा क्लोरीनेशन हुआ है वैसा का वैसा ब्रोमिनेशन होगा। आयोडीनेशन देखो, तो आयोडीनेशन के लिए ध्यान में रखना हमारे को कि जब कभी भी अपन मेथेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे को मिलेगा CH3I और साथ में क्या मिल जाएगा हमारा HI। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन हमारे को जितनी इजी लग रही है वैसी इतनी इजी नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, तो ये रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल क्यों ही है, क्योंकि HI जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाने के कारण से HI क्या करेगा, इसको वापस से रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर लेगा, मेथेन के अंदर, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालें, हमारे को एल्काइल हैलाइड ज़्यादा चाहिए, तो फॉर बेटर यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड हमारे को अगर ज़्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिडक्शन पावर को कम करना पड़ेगा। और रिडक्शन पावर को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करें, तो यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर यूज़ में लेने पड़ेंगे। जैसे HNO3 काम में ले लो कंसनट्रेट, या फिर HiO3 काम में ले लो, कंसनट्रेट वाला ही लेना है हमारे को दोनों ही। ठीक है, तो अगर अपन ने ये काम में ले लिए तो उस कंडीशन में ये HiO3 या HNO3 क्या करेगा, इस HI के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और इसको ये रिडक्शन करे उससे पहले ही इसका क्या कर लेगा, ये I2 में इसको कन्वर्ट कर लेगा, और किस में क्या बन जाएगा, H2O। अब HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था तो सही, लेकिन HiO3 ने क्या कर लिया, इसका ऑक्सीडेशन कर लिया। अब ये खुद रिडक्शन करने जाता है उससे पहले इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो उस कंडीशन में ये I2 में कन्वर्ट हो गया और हमारे को क्या मिल जाएगी, हाई यील्ड हो जाएगी। ठीक है, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, और एक बच रहा अपना फ्लोरिनेशन। अब फ्लोरिनेशन जो होती है उसके अंदर जो बनने वाला एल्काइल फ्लोराइड है, वो एल्काइल फ्लोराइड हाईली एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव। अब हाईली एक्सप्लोसिव यानी कि बम फूट जाएगा,
जब वो कभी भी अपन रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में ये ब्लास्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में अपन फ्लोरिनेशन इस टेक्निक से नहीं करते हैं, अपन लास्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर अपन रिप्लेसमेंट करके और इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस से अपन इसको बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, फ्लोरिनेशन हाईली एक्सप्लोजिव है, इसलिए अपन कभी भी इस सिंपल मेथड से या एल्केन से अपन उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करवा कर नहीं करवाते। ठीक है भाई, ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुई हमारी फ्रॉम एल्केन। अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन। पॉज करके उतार लेना, मैं रब करता हूँ। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन जैसे मैंने ये लिया RCH रिएक्शन करवाएंगे अपन HX से, कोई भी ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, उसके साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे। तो आपने को पता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कहाँ पर अटैक होगा, तो जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर हमारा हेलोजिनेशन होगा। ये भी लगा दिया मैंने X और ये लगा दिया मैंने H। ठीक है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग हुआ है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। याद रह जाएगी बात। अगर अपने को एक एग्जांपल ये दे दिया, जैसे इसके ऊपर रिएक्शन करवानी, ये कार्बन लगा दिया, इधर रिएक्शन कराई अपन ने HBr। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल अपने को पता चल रहा है कि ब्रोमिनेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। याद रह जाएगी बात। लेकिन हमारे को इसकी मैकेनिज्म भी ध्यान में रहनी चाहिए। मैकेनिज्म कैसी होती है? अगर मैकेनिज्म ध्यान होगी तो उस कंडीशन में हर बार मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। अगर कहीं पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो उस कंडीशन में उसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है भाई, और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये और एडिशन होता है, ये मैकेनिज्म इसमें फॉलो होती है। याद रह जाएगी बात। अब ये मैकेनिज्म कभी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो भी करती है और कभी नहीं भी करती है। ठीक है, कैसे? देखो मैकेनिज्म क्या कहती है, RCH डबल बॉन्ड CH2 सबसे पहले अटैक कौन करेगा, तो HBr में से या HX में से सबसे पहले H+ आकर अटैक करेगा। ठीक है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप रिएक्शन है, और जो स्लो स्टेप रिएक्शन होती है उसको अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, H+ जाकर अटैक करेगा, अपने को इसमें से डबल बॉन्ड को तोड़ना है। अब डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा वो अपने को पता है कि डबल बॉन्ड तो इस तरीके से ही टूट सकता है, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर H+ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन ये बनेगा, और कैटायन 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल। अगर इधर से इधर टूटता तो उस कंडीशन में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ लेस स्टेबल। तो उस कंडीशन में क्या बन रहा है, CH पॉजिटिव, और ये लगा दिया मैंने CH3। यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे क्योंकि H+ क्या कर रहा है उसके ऊपर तुरंत से अटैक कर रहा है। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज का अब यहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हमारे को रीअरेंजमेंट करवाना है, तो क्या लिख देंगे अपन, इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट में अगर। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट है तो वो होगा, और नहीं है तो X- उसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर जाकर अटैक करेगा, और ये लगा दिया मैंने X और ये लगा दिया मैंने CH3। ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हमारे को मैकेनिज्म ध्यान है तो प्रोडक्ट बनने के बाद डिसाइड करो कि वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है भी है या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट है तो वो रीअरेंजमेंट भी करेगा। जैसे अगर CH3 CH, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करवाई अपन ने HBr। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे को अगर मार्कोनिकॉफ रूल को अगर अपन देखते चले तो हमारे को प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो CH3 CH CH, यहाँ पर अपन ब्रोमीन लगाएंगे, ये लगा दिया मैंने CH3 और ये CH3। अगर मैंने केवल मार्कोनिकॉफ रूल को देखा है तो, अगर मेरे को मैकेनिज्म ध्यान में है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनाऊँगा
और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। आप लोग मैकेनिज्म करके देखना। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की अगर रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग इस कार्बन पर हो जाए तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। बताओ, 3 तरफ कार्बन है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, यहाँ से इस कार्बन के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वहाँ पर हमारे को Br लगाना है। तो ये CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, हमारा ब्रोमीन। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया और उस कंडीशन में यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या कह रहा है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बताओ दोनों पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन अपन ने अटैक कहाँ पर करवाया, डबल बॉन्ड के कार्बन पर नहीं है, उसके पास वाले कार्बन के ऊपर अटैक करवाया। याद आ जाएगी बात। यहाँ पर अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको एक नाम से और अपन जानते हैं, याद करो क्या नाम है उसका, खराश इफेक्ट। ठीक है भाई, इसी इफेक्ट को एक इफेक्ट और कहते हैं, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोव रूल कब अपन को फॉलो करना है, जब अपन किसी भी रिएक्शन में क्या यूज में लेने वाले हैं, पेरोक्साइड। ठीक है, एक रिएक्शन देखते हैं, RCH CH2 और रिएक्शन करवाई अपन ने HBr। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल की रिएक्शन जब कभी भी होगी तो हमेशा याद रखना वो केवल और केवल HBr से ही होगी। और एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ओनली इन HBr। एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल और केवल हमने को इसमें HBr की रिएक्शन में ही फॉलो करवाना है। अगर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट या रिएजेंट दे रखा है तो उस कंडीशन में हमारे को मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। और एक बात ध्यान रखना कि नो शिफ्टिंग, यहाँ पर किसी तरह की कोई शिफ्टिंग भी नहीं होगी, चाहे पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट या ना हो। याद रह जाएगी बात, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे अपन, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम में आएगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में और हमारे को शिफ्टिंग भी नहीं करवानी है। और HBr के अलावा HCl दे दिया, HI दे दिया, तो उस कंडीशन में भी ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करवाना। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, पेरोक्साइड। ठीक है भाई, पेरोक्साइड में अपन क्या ले रहे थे, अपन वहाँ CH3CH5CO। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे को पता चल रहा है यहाँ पर, RCH CH2, ब्रोमीन को लगाना है यहाँ पर, हाइड्रोजन को ले यहाँ पर है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हमारे को RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में दे दिया HCl और यहाँ लिख दिया अपन को सेम पेरोक्साइड। ठीक है भाई, तो आँख नाक कान मुंह ये बंद मत रखना, खुले रखना, ये HCl लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, और हमारे को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा वहाँ पर RCH CH2 हाइड्रोजन यहाँ पर और क्लोरीन यहाँ पर। याद रह जाएगी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देते। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो। ये मैंने लिख दिया ये। ठीक है, एक बार रिएक्शन कराओ HCl के साथ, एक बार रिएक्शन कराओ HBr के साथ, एक बार रिएक्शन कराओ HCl का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, एक बार रिएक्शन कराओ आप HBr की पेरोक्साइड की रिएक्शन। ठीक है, और आपको पूछ लेंगे आइडेंटिफाई A, B, C और D। याद रह जाएगी बात, इतना सा काम करना। और एल्किन्स के साथ में कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, वो भी नोट कर लो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है उसके पास वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कुछ रिएजेंट देंगे, वो रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये लगा देना CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
और हमारा x जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, वो रिएजेंट कौन कौन से हैं फटाफट से नोट कर लीजिए। रिएजेंट, फर्स्ट रिएजेंट आपको याद रखना है हेलोजन, अगर आपको दे रखा है और साथ में हाई टेम्परेचर, तो क्या दे दिया हमने को, हाई टेम्परेचर लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, इतना अगर टेम्परेचर दे रखा है तो हमारे को क्या करवाना पड़ेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, याद रखना। सेकंड NBS, इसका नाम मैं आपको देखकर बताता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है NBSB। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ये थर्ड नाम है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये भी क्या कराएगा हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या जोड़ना पड़ेगा, ब्रोमीन। ठीक है, एक रिएजेंट याद रखना SO2Cl2। ठीक है भाई, इसमें भी अपने को क्लोरीन जोड़ना है और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यहाँ पर ब्रोमीन और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है भाई, ये रिएजेंट्स याद रखना 1 2 3। अगर ये तीनों दे रखे हैं तो अपने को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, पेरोक्साइड इफेक्ट कब लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाना है, और एल्केन्स की रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। और ये 11th क्लास की है, इसलिए अपन ने यहाँ पर मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे के कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनको डिस्कस करेंगे। जय हिंद।